नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल असाटी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं AC सर्किट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 8 पर, जिसमें हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे सीरीज LCR सर्किट पर। पिछले लेक्चर में या उसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए, लेक्चर 5, 6 और 7, उसमें हमने इंडिविजुअली रेजिस्टिव AC सर्किट कैसे काम करता है, इंडक्टिव सर्किट कैसे काम करता है, कैपेसिटिव AC सर्किट कैसे काम करता है, ये हमने देखा। हमारे दिमाग में ये कैलकुलेशन बैठ चुका है कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है सो EMF और करंट सेम फेज में है, फेज डिफरेंस 0 है। अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव है सो EMF आगे है, करंट पीछे है, बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और π/2 रेडियन। अगर सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है सो करंट लीड कर रहा है, EMF लैग कर रहा है बाय फेज एंगल 90 डिग्री और π/2 रेडियन। मैंने कहा पिछले लेक्चर में कि LR कॉम्बिनेशन हो सकता है लेकिन सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर LR कॉम्बिनेशन होता तो सर्किट इंडक्टिव का इफेक्ट दिखाते हुए अगर होता प्योरली तो फेज डिफरेंस 90 से EMF का आगे होता। रेजिस्टिव प्योर होता तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सर्किट अगर LR है सो इंडक्टिव का असर अगर दिखता है, रेजिस्टिव का असर अगर दिखता है सो फेज डिफरेंस न तो 0 होगा न तो 90 होगा। 0 से ज़्यादा और 90 से कम फेज डिफरेंस होगा। नो डाउट EMF आगे होगा लेकिन 90 से नहीं, कुछ तो भी एंगल से आगे होगा। उसी प्रकार CR सर्किट अगर रहेगा तो सर्किट कैपेसिटिव जैसा बिहेव कर सकता है लेकिन 90 से करंट आगे नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस फाई से करंट लीड करेगा CR सर्किट में। वही बातचीत को ध्यान रखते हुए हम LCR सर्किट की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि EMF ही लीड करेगा या करंट ही लीड करेगा। डिपेंड करता है कि सर्किट किसके जैसा बिहेव कर रहा है। डिपेंड करता है कौन अपना असर डोमिनेंसी के साथ दिखा रहा है और कौन रिसेसिव बनकर चुपचाप बैठा है। जो डोमिनेंट होगा वो अपना असर दिखाएगा, चाहे वो इंडक्टिव बने चाहे वो कैपेसिटिव बने। कुछ कंडीशंस आती है जिसमें वो रेजिस्टिव भी बन सकता है, लेकिन वो सारी बातें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे। क्योंकि अभी हमारा टारगेट सीरीज LCR सर्किट है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर है इन अ सीरीज, जिसमें हम बाहर से करंट प्रोवाइड करेंगे और उस करंट के लिए हर एक के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस होता है, उसके अक्रॉस जो टोटल EMF जनरेट हो रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे और रिजल्ट चेक करेंगे कि टोटल इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट टोटल करंट के साथ किस तरीके से फेज में आगे है या पीछे है, कितने से आगे है या कितने से पीछे है। और ये सारी बात श्योरिटी से हो सकती है जब हमें नेचर समझ में आएगा। सर नेचर कहाँ पकड़ में आएगा कि EMF आगे है या करंट? कुछ एक स्टेप आएंगी ऐसी जहां हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार इस सर्किट में, इस LCR सर्किट में EMF आगे है, करंट पीछे है। कभी कुछ ऐसा दिखेगा जिससे हो सकता है करंट आगे हो, EMF पीछे हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि EMF और करंट साथ में हो। सर ये क्या है? ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज पे पहले बात ना करते हुए पहले सीरीज LCR सर्किट की बात करनी है, जिस पर हम मेन चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR AC सर्किट। हमारा मेन टारगेट है डिस्कस द फ्लो ऑफ, जो क्वेश्चन इसके पहले हमने देखे उसी भाषा में यहाँ पर भी क्वेश्चन है। डिस्कस द फ्लो ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सीरीज LCR AC सर्किट। हमारा टारगेट है उसमें अल्टरनेटिंग करंट जब सीरीज LCR सर्किट में देंगे तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उनको डिस्कस करना है। दूसरा, शो दैट EMF may leads or lags the current
by a phase angle phi. It may be greater than 0, it may be equal to 0, it may be less than 90, it may be equal to 90. बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि जो ईएमएफ है वो करंट के साथ फेज में हो सकता है, इन फेज हो, या तो फेज डिफरेंस 0 हो, या तो फेज फाई हो जो 90 से कम हो, 0 से ज्यादा। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। सर क्यों? क्योंकि सर्किट एलसीआर है। अगर वो पूरा एलसीआर सर्किट सिर्फ एल जैसा बिहेव करेगा तो फेज की वैल्यू 90 हो सकती है, सी जैसा बिहेव करेगा तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 लेकिन करंट लीडिंग हो सकता है। अगर एल जैसा बिहेव करेगा तो ईएमएफ लीडिंग रहेगा 90 से, सी जैसा बिहेव करेगा तो करंट लीड करेगा 90 से, आर जैसा बिहेव करेगा तो कोई लीड नहीं करेगा, दोनों साथ में चलेंगे। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। तो पॉसिबिलिटीज पे पहुंचने के लिए इक्वेशन ऐसे दिखनी चाहिए जिससे हम इतनी सारी बात कर सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले पता होनी चाहिए, एक नया नाम ले रहा हूं, इंपीडेंस। सर रेजिस्टेंस सुना था, रिएक्टेंस सुना था, इंपीडेंस क्या होता है? जो ओमिक अपोजिशन को ऑफर होता है, जो ओमिक अपोजिशन ऑफर करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जो नॉन ओमिक अपोजिशन ऑफर करता है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। और जो ओमिक नॉन ओमिक दोनों अपोजिशन ऑफर कर सकता है उसे इंपीडेंस कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। Z ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक अपोजिशन को ऑफर करता है। और इस Z की जो वैल्यू होती है वो √r² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के बराबर होती है। सर ये अचानक कहां से प्रकट हो गई? अचानक प्रकट नहीं हुई, यहां उसकी जरूरत पड़ेगी इंपीडेंस की। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, जैसा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, जैसा रेजिस्टेंस होता है R, वैसे इंपीडेंस होता है Z। टोटल अपोजिशन, ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक अपोजिशन offered by resistor, inductor, capacitor in the AC circuit, that is called impedance. ये जो impedance है ये फेजर डायग्राम से भी समझ में आता है। अगर x एक्सिस पर आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, y एक्सिस पर अगर आप रिएक्टेंस दिखा रहे हो, तो जो रिजल्टेंट है दोनों का वो Z होता है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो सबको दिखता है Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। और इसी का अंडर रूट लिए तो Z इज इक्वल टू हमको ये फॉर्मूला मिलता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये ओमिक अपोजिशन है, ये जो रिएक्टेंस है ये नॉन ओमिक अपोजिशन है। सर आपने नॉन ओमिक अपोजिशन X में XL माइनस XC क्यों लिखा, R² प्लस X² क्यों नहीं लिखा? वजह है क्योंकि सर्किट में L भी है और C भी है, और सभी बखूबी जानते हैं कि एक का रिश्ता फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है तो दूसरे का रिश्ता फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स है। मतलब सर्किट में, LCR सर्किट में AC सप्लाई जाने पर जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ सकता है उसी फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो सकता है। मतलब फ्रीक्वेंसी के रिश्तों को देखते हुए इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपना नेचर एक दूसरे से अपोजिट रखते हैं, इसलिए नेट अमाउंट जो भी रिएक्टेंस का मिलता है वो दोनों के सम के बजाय दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। वैसे Z का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R² प्लस X² लिख सकते हैं। R का मतलब रेजिस्टेंस है और X का मतलब इफेक्टिव रिएक्टेंस है, नेट रिएक्टेंस है, जिसका मतलब XL माइनस XC का मॉड है। सर मॉड क्यों? कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस था, है और रहेगा, उसकी एकमात्र वजह है कि एक फ्रीक्वेंसी पर बढ़ता है तो दूसरा फ्रीक्वेंसी पर कम होता है। एक का रिश्ता डायरेक्ट है, एक का रिश्ता इनवर्स है। सो ये जो इंपीडेंस हम देख रहे हैं, Z देख रहे हैं,
ये z इन दोनों के स्क्वायर का सम है, इन दोनों के स्क्वायर का सम है। यहाँ जो रिजल्टेंट मिल रहा है कुछ तो भी फेज डिफरेंस रखा है। सर ये फेज डिफरेंस कौन है? करंट और ईएमएफ के बीच का फेज है, जो कभी 0 डिग्री हो सकता है, कभी 90 डिग्री हो सकता है और कभी 0 और 90 के बीच हो सकता है। अगर ये फेज डिफरेंस 0 है तो समझ जाना सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है। अगर ये फेज डिफरेंस 90 है और ईएमएफ आगे है तो समझ जाना सर्किट इंडक्टिव है। फेज डिफरेंस अगर 90 है, करंट आगे है तो समझ जाना कि भाई सर्किट कैपेसिटिव है। ये पहचान है और उस पहचान के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। Z की वैल्यू R के बराबर हो सकती है अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में XL XC का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो Z की वैल्यू R के बराबर, प्योर रेजिस्टिव अगर है तो। प्योर इंडक्टिव है सो Z की वैल्यू XL के बराबर है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है तो Z की वैल्यू XC के बराबर हो जाएंगी, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा, ये 0 हो जाएंगे। सर आपने कौन सा लिखा? ना मैंने प्योर रेजिस्टिव लिखा, ना प्योर इंडक्टिव लिखा, ना प्योर कैपेसिटिव। मैंने तो LCR सर्किट का कॉम्बिनेशन लिखा जिसमें ओमिक नॉन ओमिक अपोजिशन दोनों की बात हो रही है। दिस इज द फेजर डायग्राम, दैट इज द कंबाइंड फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। Resistance along x-axis, reactance along y-axis, and this is the resultant of the reactance and resistance. This is the phasor diagram. This is the resultant effect, net effect in vector form. Z bar is equal to R bar plus X bar, triangle law of vector addition से। और इसी पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए निकाल सकते हैं। सो ये भाषा टेक्स्ट बुक में थोड़ी बहुत देखने मिलेंगी, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा बताई ताकि आपको समझने में आसानी जाए। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया Z, वो इम्पीडेंस है, जो कि ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इन द सर्किट का नेट असर है, रिजल्टेंट असर है। ये भी ओम ही है क्योंकि ये भी अपोजिशन ही है। लेकिन जैसा ERMS अपॉन IRMS अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है, सो रेजिस्टर के अक्रॉस होता है तो रेजिस्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव सर्किट के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस होता है सो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ERMS बाय IRMS अगर कैपेसिटर के अक्रॉस होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। लेकिन ERMS बाय IRMS पूरे सर्किट के अक्रॉस अगर होता है, पूरे सर्किट के थ्रू बात की जाती है, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ EMF अक्रॉस द सर्किट, होल सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू द RMS करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड एज द टोटल अपोजिशन, कॉल्ड एज इम्पीडेंस। सो भाषा ध्यान रखिए, ERMS अपॉन IRMS का रेशियो रेजिस्टेंस भी देता है, रिएक्टेंस भी देता है, इंपीडेंस भी देता है। अगर सर्किट की बात है तो इंपीडेंस, रेजिस्टर की बात है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर की बात है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर की बात है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो ये कॉमन बात मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको मेरी बात समझे, मेरी बात आपको पटे। सर ये फेज डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये जो फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट, फिलहाल यहाँ फेज डिफरेंस XL माइनस XC और R में दिख रहा है कि सर्किट में कौन आगे कौन पीछे में नहीं पता। सो ये फाई मदद करता है tan फाई वाले फॉर्मूले से। आगे भी आएगा, हम पहले से पढ़ रहे हैं। tan फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, sin फाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos फाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और tan फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मॉड ऑफ XL माइनस XC अपॉन कैपिटल R। tan फाई की वैल्यू अगर वो है तो फाई की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। आप सर्किट को देखते हुए फेज डिफरेंस भी चेक कर सकते हो हर एक के लिए।
प्योर रेजिस्टिव है तो क्या होगा, प्योर इंडक्टिव है तो क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव है तो क्या होगा। सर क्या बात कर रहे हैं? अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो आर रहेगा, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सर्किट में रिएक्टेंस है ही नहीं, सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं, कैपेसिटर है नहीं, सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। सो एक्सएल एक्सी 0 रहेगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। tan इनवर्स ऑफ 0, बच्चा जानता है tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। सो रेजिस्टिव सर्किट के लिए आंसर आएगा फेज डिफरेंस में 0। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो एक्सएल रहेगा, एक्सी 0 हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू सिर्फ एक ही एंगल की होती है, 90 डिग्री। सो इंडक्टिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू 90 आ रही है, जो हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में। अगर सर्किट कैपेसिटिव है सो एक्सएल 0 हो जाएगा, एक्सी बचेगा, आर 0 हो जाएगा, क्योंकि सर्किट कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटिव। आर की वैल्यू 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। एनीथिंग अपॉन 0 अगर इनफाइनाइट है तो आपका सर्किट प्योरली कैपेसिटिव जैसा बिहेव कर रहा है। एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट है तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी फिर से फाई को देगा 90 डिग्री, लेकिन अब की बार करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से। जब एक्सएल था बच रहा था एक्सएल अपॉन इन्फिनिटी, एक्सएल अपॉन 0 इन इन्फिनिटी। सो करंट पीछे तक, ईएमएफ आगे था, क्योंकि इंडक्टिव है सो 90 का फेज डिफरेंस है, लेकिन ईएमएफ लीड करता है। सो ये भाषाएं जो हमने पिछले लेक्चर नंबर 5, 6, 7 में चाहे रजिस्टर के नाम पर, चाहे इंडक्टर के नाम पर, चाहे कैपेसिटर के नाम पर देखी हो, वो सारी बातें इस फेज डिफरेंस वाली इक्वेशन से क्लियर होती है। और उस फेज डिफरेंस वाली इक्वेशन को बनाने में हाथ है इस फेजर डायग्राम का। तो शायद मे बी पॉसिबल ये सारी बातें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लगती है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब तक रिएक्टेंस था, अब तक रेजिस्टेंस था, क्योंकि सब अकेले अकेले थे। अब की बार तीनों एक साथ है तो गुरु रेजिस्टेंस भी है और इन दोनों का रिएक्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जब साथ भिड़ जाते हैं तो तैयार होता है टोटल ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक अपोजिशन, जिसका नाम कहलाता है इम्पीडेंस। तो इस 15-17 मिनट में जो बात मैंने कही बड़ी कीमती है, बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि जब सीरीज एलसीआर सर्किट का भी फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम डिस्कस करेंगे या साबित करने जाएंगे कि ईएमएफ लीड कर सकता है या करंट लीड कर सकता है, सो उसमें कुछ ऐसी क्वेश्चंस का इस्तेमाल होगा तो आपको अजीबोगरीब नहीं लगेगा, क्योंकि ये बातें मैंने अभी आपके साथ कर ली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इतनी बातें सबके समझ में आई होंगी। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर जैसा भी आपको लगे आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमारा मेन डिस्कशन का विषय है सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता चल गया। डिस्कस द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज एलसीआर सर्किट, या फिर शो दैट ईएमएफ और करंट लीड और लैग टू ईच अदर बाय अ फेज एंगल फाई, मे बी 0, may be 90, may be less than 90, greater than 0 in case of series LCR AC circuit. So firstly we have to consider, क्योंकि जब भी किसी एक्सप्रेशन की शुरुआत होती है हम कंसीडर से शुरुआत करते हैं। कंसीडर एन AC circuit consisting of inductor coil of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance capital R are connected in series as shown in the figure below. तो सबसे पहले हमें इंडक्टर कॉइल दिख रहा है, कैपेसिटर दिख रहा है और साथ में एक रेजिस्टर दिख रहा है जो काय में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सो जो नाम रखा है कंसीडर एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ
an inductor coil of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance R connected in series as shown in the figure below. This is AC supply. I is equal to I0 sin omega t, that is the instantaneous current, alternating current, or current flowing through the series LCR सर्किट. सीरीज LCR सर्किट से जब ये करंट फ्लो होगा, हम यहाँ लेट में नाम मेंशन कर सकते हैं. I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. पूरी स्टाइल जो हमारी चल रही है वो स्टार्टिंग से सेम पैटर्न में चल रही है, हम पैटर्न नहीं बदल रहे, वही पैटर्न अब भी लागू है. तो करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, जो कि इंस्टेंटेनियस करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है फ्लोइंग थ्रू द सीरीज LCR AC सर्किट. I0 को अगर हम वेयर करके मेंशन करते हैं सो वो पीक वैल्यू ऑफ करंट है जो सभी को पता है. ओमेगा टी की अगर हम बात करते हैं फिलहाल तो वो करंट का फेज है, और I इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट है जो सीरीज LCR सर्किट में फ्लो हो रहा है. इस करंट के फ्लो होने की वजह से हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज EMF इंड्यूस हो रहा है. उस EMF इंड्यूस की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है. EMF इंड्यूस अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल इज E सफिक्स L. तो EMF इंड्यूस अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल E सफिक्स L इज E suffix L is equal to L times of di by dt. से इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द इंडक्टेंस फॉर्मूला. ये इंडक्टेंस फॉर्मूले से आया हुआ है. ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर कॉइल द EMF is induced across it is E suffix L and it is formulated as L di by dt, where L is the inductance of that coil. Due to the flow of current charge deposited on the capacitor, so the potential developed on it is E suffix C. So E suffix C is equals to, सभी जानते हैं जनरल C का फॉर्मूला. जब भी थोड़ी देर पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर C का फॉर्मूला Q by V है या Q by E है, सो E suffix C का फॉर्मूला हमारी भाषा में Q by कैपिटल C है. Q बाय कैपिटल C को जब भी हमने देखा था Q को इंटीग्रेशन ऑफ dq हम लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dq को हम I dt लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं करंट I का मतलब dq बाय dt होता है. तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं. जब करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है, यहाँ वोल्टेज डेवलप हो रहा है, सो यहाँ पर भी इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा. सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज E सफिक्स R इज इक्वल टू I इंटू R. इक्वेशन नंबर 4. सो द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, सो द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज गिवन एज स्मॉल e is equal to E suffix L plus E suffix C plus E suffix R. We know very well that C is the capacity of the capacitor or capacitance of the capacitor, L is the inductance of the inductor coil, and R is the resistance of the resistor. So the total voltage across the circuit, total EMF across the circuit is the sum of all the voltages, all the EMFs across the individual component. So small e is equal to, now substituting equation 2, 3 and 4 in the equation. Substituting equation 2, 3 and 4 in this equation. 2, 3 and 4. We get E is equals to L times of di by dt plus E suffix C means integration of I dt by C plus I into R. This term
containing the differentiation term, this term containing the integration term. But in all the term, the representation is affected by the current, because the current, AC current, alternating current is flowing through this series LCR circuit, AC circuit. So we will find the voltage, EMF induced, alternating EMF generated in this series LCR circuit. So the result will decide it will leads or it will lag. So we have to compare the final equation with the equation number 1. So E is equal to फिलहाल L di by dt. So d by dt of I की जगह टर्म चलेगा I0 sin ओमेगा t प्लस इंटीग्रेशन में I की जगह चलेगा I0 sin ओमेगा t dt अपॉन c, और प्लस I की जगह चलेगा I0 sin ओमेगा t इंटू r. सारी बातें मैंने जो सब्स्टिट्यूट कर पाया हूं वो वजह है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि हमारे पास I का सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, सारी टर्म मौजूद है, सारी टर्म में सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे से किया है, आपको कुछ मिलने वाला है. E इज इक्वल टू I0 यहाँ से कॉमन है, सो I0 के साथ L के साथ कुछ आने वाला है, ध्यान से देखिएगा. I0 L के साथ कुछ आएगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फर्दर डेरिवेटिव होता है ओमेगा, प्लस I0 बाई सी एज इट इज रहेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, सभी को पता है, और ओमेगा टी का फर्दर डेरिवेटिव ओमेगा होता है. सो वो टर्म लिखी जाती है इंटीग्रेशन में नीचे. पहली टर्म I0 बाहर, L बाहर, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फर्दर डेरिवेटिव ओमेगा टी, एक टर्म मिलेगी, प्लस I0 बाय सी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, फर्दर डेरिवेटिव बचेगा ओमेगा, वो लिखा नीचे. I0 R साइन ओमेगा टी एज इट इज, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव वाली बात नहीं है. सो E इज इक्वल टू, जो टर्म कॉमन निकल रही है सबके अंदर वो फिलहाल I0 है. कॉमन निकलने वाली टर्म में R के साथ I0 R साइन ओमेगा टी में I0 है, यहां भी I0 कॉमन टर्म है जो बाहर निकलेंगी. ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, और साथ में कॉस ओमेगा टी. सर ये क्या किया आपने? अगर आप बराबर देखें तो आपको स्टेप समझ में आएंगी. I0 सब में कॉमन है. पहले मैंने इसको लिखा टर्म को आसानी से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, R साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ कौन बचा ओमेगा L, यहाँ कौन बचा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा L प्लस में है, 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस में, दोनों में कॉमन क्या था कॉस ओमेगा टी. इक्वेशन मैंने सेट कर दी. आप सब देख रहे हैं मैंने कुछ स्टेप बढ़ा दी. I0 एज इट इज है, ब्रैकेट में R साइन ओमेगा टी एज इट इज है, ओमेगा L को मैंने एक्सएल लिखा क्योंकि एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, सभी ने पढ़ा है. 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्सी लिखा, सबको दिख रहा है कि 1 अपॉन ओमेगा सी एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कॉस ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ मिल चुकी है. हम इक्वेशन नंबर 5 तक पहुँचे हैं, और ये जो रिजल्ट है अभी अधूरा है. मैं अपने अगले लेक्चर में, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को इसका बचा हुआ पोर्शन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अभी बाकी है. लेकिन जो इक्वेशन का नज़ारा दिख रहा है इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्सएल माइनस एक्सी है, मतलब एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है. एक्सएल बड़ा एक्सी छोटा है, इसका मतलब आप समझ जाइए इंडक्टिव असर ज़्यादा दिखा रहा है, कैपेसिटिव असर कम दिखा रहा है. सर्किट इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा, सो आने वाला रिजल्ट ईएमएफ को लीड दिखाएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए.